नमस्कार सभी को। तो जो हम कर रहे थे, जो एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी आई हुई है उत्तराखंड में, उससे रिलेटेड जो हमारी क्लासेस चल रही थी, तो जो हमारी किसी कारणवश के कारण जो है कल क्लास रह गई थी गेहूं की, तो आइए पूरा करते हैं। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जिसमें हम कर रहे थे कि हम जो गेहूं की जो क्लासिफिकेशन है वो पूरा हो चुका था। इसके बाद एक क्लाइमेट तो गेहूं जो है कैसी जलवायु का पौधा है, अगर इसकी बात करें तो ये ठंडी व नम्र जलवायु का पौधा है। ठंडी व नम्र जलवायु का पौधा है। वहीं अगर इसमें ऑप्टिमम क्लाइमेट यानी जो इसके ये उपयुक्त तापमान की बात करें, उपयुक्त तापमान, तो इसे जो उपयुक्त तापमान जो है कितनी आवश्यकता होती है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है इस गेहूं के लिए उपयुक्त तापमान होता है। वहीं अगर जब हम बीज बो देते हैं और उसके बाद जो अंकुरण की बात करें कि अंकुरण के लिए कितने तापमान चाहिए, अंकुरण के लिए जो है इसमें ये भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो अंकुरण के लिए तापमान की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। वहीं जब इसमें ट्रिलिंग होती है, क्या होती है, ट्रिलिंग होती है। तो जब गेहूं में ट्रिलिंग स्टेज आती है उस टाइम जो है इसमें कितने तापमान की आवश्यकता होती है, 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा कि जो गेहूं है कैसा है, ठंडी एवं नम्र जलवायु का पौधा है। इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। अंकुरण के लिए तापमान जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। वहीं जो ट्रिलिंग स्टेज है इसके लिए जो कितनी 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। वहीं अगर सोयल की बात करें तो सोयल जो है, सोयल कैसी है, इसमें दोमट मृदा जो है इसके लिए अच्छी रहती है। नेक्स्ट है सोविंग टाइम यानी कि बोने का समय। जो गेहूं की जो बुआई है ये आप सभी को पता है कि गेहूं कैसी फसल है, एक रबी मौसम की फसल है, यानी जो इस टाइम जो समय चल रहा है। तो इसकी अगर वही बुआई की बात करें, अगर हम इसकी बुआई करते हैं असिंचित क्षेत्रों में, किसमें, असिंचित क्षेत्रों में, अगर असिंचित क्षेत्रों में अगर इसकी बुआई करते हैं तो वो बुआई का समय है अक्टूबर का 2nd वीक या दूसरा पखवाड़ा। अक्टूबर का कौन सा, दूसरा पखवाड़ा या 2nd वीक। वहीं अगर सिंचित दशा में अगर इसकी बुआई कर रहे हैं, नहीं जहाँ पानी की पूरी व्यवस्था है, सिंचित क्षेत्रों में, अगर सिंचित क्षेत्रों में जो है गेहूं की हम बुआई कर रहे हैं तो वो बुआई का समय है 1 नवंबर से 25 नवंबर तक। कहाँ तक, 1 नवंबर से 25 नवंबर तक। वहीं अगर बात करें, अगर किसी कारण जो लेट सोविंग करनी पड़ रही है तो लेट सोविंग जो आखिरी टाइम होता है वो होता है 25 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक। तो याद रखिएगा, अगर असिंचित क्षेत्रों में बोते हैं तो अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा है, सिंचित क्षेत्रों में 1 नवंबर से 25 नवंबर, लेट अगर सोविंग कर रहे हैं तो 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक है। वहीं अगर आगे बात करते हैं सीड रेट की, अगर सीड रेट की बात करें, सीड रेट इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीड रेट की अगर बात करें, सीड रेट, तो सीड रेट की अगर बात करें, सीड रेट जिससे जो है कुछ ना कोई ना कोई क्वेश्चन जो है जरूरी बनता है। अगर बात करें, जब हम क्या करते हैं, गेहूं की बुआई किसके द्वारा करते हैं, छिड़काव विधि के द्वारा करते हैं। छिड़काव विधि के द्वारा करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, छिड़काव विधि के द्वारा करते हैं। तो तब बीज लगता है कितना, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं अगर समय पर हमने क्या कर दिया, बुआई कर दी है किसकी, गेहूं की, समय पर अगर बुआई कर दी है तो उस टाइम जो बीज दर लगती है वो लगती है 100 किलोग्राम प्रति
हेक्टेयर। कितनी? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर देर से बुआई करनी है देर से बुआई पर तो देर से बुआई पर जो बीज दर लगती हो कितनी लगती है? 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी? 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं अगर हल के पीछे या फिर किसके द्वारा? सीड ड्रिल के द्वारा। हल के पीछे या फिर सीड ड्रिल के द्वारा क्या करते हैं हम? बुआई करते हैं गेहूं की, तो तब बीज दर लगती है कितनी? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं अगर डिबलर के द्वारा हम बोते हैं डिबलिंग विधि से डिबलिंग विधि आपको पता ही है कि ये जो एक डिबलर या संयंत्र होता है जिसमें जो लगभग कितनी 27 खूंटियाँ पाई जाती है। ये इस डिबलर का प्रयोग जो है जब हमारे पास क्या होता है, बीज की मात्रा कम होती है और छोटे क्षेत्र में हमें अगर बीज बोना होता है तो तब हम डिबलिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो बीज दर लगती है वो कितनी लगती है? 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। कितनी? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। याद रखिएगा कि जब छिड़काव विधि से करते हैं तो 125 से किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, समय पर बुआई 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, देर से बुआई 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हल के पीछे या सीड ड्रिल के द्वारा अगर हमें बुआई करनी है तो तब बीज दर कितनी लगती है? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। डिबलिंग के द्वारा कितनी बीज दर लगती है? 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर लगती है। याद रखिएगा। इसके बाद अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कितना रखा जाता है कि 22.5 गुणा 10 सेंटीमीटर जो है इसके बीच की दूरी रखी जाती है। वहीं अगर डेप्थ ऑफ सीड की बात करें, यानी कि बीज की गहराई, इसकी बीज की गहराई जो है इसकी जो निर्धारित की जाती है वो एपिकोटाइल, जो इसमें एक वो से बोला जाता है कोलेप्टाइल के आधार पर जो है बीज की गहराई निर्धारित होती है। बीज की गहराई क्या होती है? निर्धारित होती है। जैसे कि अगर बोनी किस्म है, कैसी? बोनी किस्म है, अगर हमें बोनी किस्म में बोना है तो तब इसकी बीज की जो गहराई रखते हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। कितनी? 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। वहीं अगर एकल जीन वाली बोनी किस्म है अगर मैं बोते हैं, एकल जीन वाली जो बोनी किस्म है उसमें जो बीज की गहराई रखती है वो 5 से 6 सेंटीमीटर रहती है। वहीं अगर दो जीन वाली बोनी प्रजातियों की बात करें तो तब यह गहराई कितनी रहती है? 4 से 5 सेंटीमीटर रहती है। अगर वही तीन जीन वाली बोनी किस्म की अगर बुआई करते हैं तो तब यह गहराई कितनी रह जाती है? 3 से 4 सेंटीमीटर रह जाती है। ठीक है। इसके बाद है अगर फर्टिलाइजर की बात करें, अगर बात करें किसकी? फर्टिलाइजर की अगर बात करें फर्टिलाइजर जो देसी वैरायटी है, कौन सी? देसी वैरायटी है। तो देसी वैरायटी में जो नाइट्रोजन दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन दिया जाता है। वहीं अगर पोटाश की बात करें तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। अगर पोटाश की बात करें तो पोटाश कितना? 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है देसी किस्मों को हम NPK की मात्रा देते हैं। वहीं अगर जो बोनी किस्में हैं, यानी कि जो ड्वार्फ वैरायटी है, इसमें जो अगर बीज दर की बात करें फर्टिलाइजर की बात करें कि नाइट्रोजन जो कितना दिया जाता है? 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस की अगर बात करें तो कितना? 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं अगर पोटाश की बात करें तो कितना? 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है
देते हैं। वहीं अगर ये याद रखिएगा, इसके बाद जो है इसमें सोविंग मेथड, सोविंग मेथड, सोविंग मेथड, सोइंग मेथड तो एक तो वही है कि सीड ड्रिल, सीड ड्रिल के द्वारा, सीड ड्रिल, कौन सा मेथड, सीड ड्रिल के द्वारा जो है हम देते हैं। एक हो गया हमारा ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिड़काव विधि, छिड़काव विधि। इसके बाद आता है कि वो डिबलिंग मेथड, ये बता ही दिया आपको, डिबलिंग मेथड। इसके बाद है कौन सी, जो फ्लो या हल के द्वारा या फ्लो मेथड। ये जो है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कैरा मेथड और एक होता है पैरा मेथड। एक होता है कैरा मेथड और एक होता है पैरा मेथड। कैरा मेथड जो है इसमें क्या काम किया जाता है कि ये जो हल, इसमें जो है एक हल चलाता है और उसके पीछे जो है एक बीज गिरता हुआ चला जाता है। वहीं पैरा मेथड में जो है हल में ही एक कीप का प्रयोग कर लेते हैं, इस तरीके की कीप का जो है प्रयोग कर लेते हैं और इसमें जो है जो एक हल चलाता रहता है, दूसरा जो है इसमें बीज घेरता रहता है और पीछे तक जो है जो कुंड बनता है उस पर मिट्टी डालता चला जाता है। तो उसमें जिसमें नाई या कीप का प्रयोग किया जाता है उस विधि को क्या कहते हैं, पैरा विधि या पैरा मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद है इरिगेशन, इरिगेशन, इरिगेशन यानी कि सिंचाई। गेहूं में जो है लगभग जो है 6 सिंचाई की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसमें पहली जो सिंचाई की जाती है वो CRI अवस्था, जो सबसे क्या है इम्पोर्टेंट है इसमें गेहूं में। कैसी अवस्था, CRI अवस्था। CRI अवस्था को जो है गेहूं की क्या बोला जाता है, क्रांतिक अवस्था भी, क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। और इसे जो सबसे पहले किसने बताया था, उनका नाम क्या है, भारद्वाज। किसने बताया था सबसे पहले, भारद्वाज। और ये कब आती है, ये बुआई के 21 से 25 दिन में जो है ये स्टेज आती है। यानी कि बुआई के जो है 21 से 25 दिन बाद जो है कौन सी अवस्था आती है, CRI अवस्था आती है, जिसे किसने बताया था, ये भारद्वाज ने बताया था। और ये कब आती है, बुआई के 21 से 25 दिन बाद आती है। नंबर 2 है ट्रिलिंग स्टेज, ट्रिलिंग स्टेज, ट्रिलिंग स्टेज। तो ट्रिलिंग स्टेज जो है ये कब आती है, बुआई के 45 से 50 दिन के बाद जो है ये अवस्था आती है। तीसरी अवस्था जो है वो है लेट जॉइंटिंग, जॉइंटिंग स्टेज। कौन सी, लेट जॉइंटिंग स्टेज। तो तब कब ये कब आती है, 60 से 65 दिन के बाद आती है बुआई के। इसके बाद आती है फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज यानी कि पुष्पा अवस्था। ये कब आती है, 85 से 90 दिन बाद जो है बुआई के ये आती है। इसके बाद है मिल्किंग स्टेज। कौन सी, मिल्किंग स्टेज। तो मिल्किंग स्टेज जो है कब आती है, बुआई के 100 से 125 दिन बाद जो है ये आती है। वहीं अगर छठी जो छठे नंबर की जो स्टेज है किसे बोला जाता है, डॉग स्टेज। ये कब आती है, ये आती है 115 बुआई के 115 से 125 दिन में जो है ये आती है। तो याद रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सी है, CRI, CRI जिसे जो है गेहूं की क्रांतिक अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद है
अगर हमारे पास जो है जल की उपलब्धता, ये तब आता है जब हम इरिगेटेड एरिया में जो है हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं या गेहूं की क्या करते हैं, बुआई करते हैं। तो यदि जो है हमारे पास क्या हो, 3 ही सिंचाई उपलब्ध हो, या इतने ही साधन उपलब्ध हो कि हम जो है अपनी गेहूं की फसल को 3 ही सिंचाई दे सकते हैं, तो हमें जो है सिंचाई किस अवस्था पर करनी है। तो जिसमें जो है अगर 3 ही सिंचाई अगर हमारे पास उपलब्ध है, तो वो जो हम कौन कौन सी अवस्था पर करें, एक तो होगी हमारी CRI अवस्था, दूसरी कौन सी, लेट जॉइंटिंग अवस्था, और एक तीसरी कौन सी है, मिल्किंग। यानी जब हमारे पास क्या हो, 3 ही सिंचाई उपलब्ध हो, तो कौन सी, एक तो मेन तो जो है CRI, ठीक है, इसके बाद है लेट जॉइंटिंग पर, और तीसरी कौन सी है, मिल्किंग स्टेज पर। अगर हो हमारे पास क्या, 2 ही सिंचाई उपलब्ध, कितनी, 2 ही क्या हो, सिंचाई उपलब्ध हो, तो तब कब करते हैं, तो तब जो करने की एक अवस्था, एक तो CRI पे ही, और दूसरी कौन सी है हमारी, फ्लावरिंग स्टेज यानी पुष्पावस्था पर हम करते हैं। अगर जब हमारे पास एक ही सिंचाई अगर उपलब्ध है, कौन सी सिंचाई, एक ही सिंचाई उपलब्ध हो, तो तब हम जो है बस एक ही अवस्था पर सिंचाई करते हैं, वो कौन सी है, पहली अवस्था, ये CRI अवस्था पे ही हम सिंचाई करते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम गेहूँ में कब सिंचाई, कितनी सिंचाई करते हैं, 6 सिंचाई जो है करते हैं। ये भी कब, जब हमारे पास पानी की पूरी ही अवस्था, या पानी की जो है पूर्ण अवस्था, वो पूर्ण उपलब्धता ही पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें, इसकी वीड कंट्रोल यानी कि खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो है, अगर इसमें चौड़ी पत्ती वाले क्या आ जाते हैं, खरपतवार आते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कैसे, जैसे कि बथुआ वगैरह ये हो गए, तो ये सब कैसे हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। इनके नियंत्रण के लिए जो है हम क्या करते हैं, 2,4-D, इसका प्रयोग 2,4-D का प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा, 1.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। वहीं अगर संकरी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करें, जिसमें मेन कौन सा है, मेन कौन सा है भाई, तो मेन याद रखिएगा, इसका जो मेन खरपतवार है वो कौन सा है, गेहूंसा, जिसे जो है क्या बोला जाता है, फ्लेरिस माइनर भी कहा जाता है। क्या, फ्लेरिस माइनर भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर गेहूं का मामा भी सही बोला जाता है। वैसे अगर देसी भाषा में बात करें तो इसे जो है मंडूसी कहा जाता है। और इसके नियंत्रण के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, आइसोप्रोट्यूरान का जो है क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा, 0.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है इसका क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। वहीं अब क्या हुआ है, इस आइसोप्रोट्यूरान के जो है खिलाफ जो है इसने प्रतिरोधकता क्षमता प्राप्त कर ली है। तो अब इसके स्थान पर जो है किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। सल्फोसल्फ्यूरान का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कितनी मात्रा, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है हम प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पर, आइसोप्रोट्यूरान के स्थान पर अब किसका प्रयोग करते हैं, सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं। वहीं इसके बाद आती है हार्वेस्टिंग कब करते हैं गेहूं की, जब गेहूं के दानों में क्या हो, 20 से 25% क्या पाई जाए हो, नमी हो। क्या हो, नमी हो, तो तब जो है हम इसकी कटाई करना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद कटाई करने के लिए हसिया, रीपर वगैरह का या कंबाइन मशीन का जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अगर इसकी ईल्ड की बात करें, तो ईल्ड जो है अगर बोनी किस्म है, तो तब ईल्ड निकलती है कितनी, 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी,
40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर निकलती है। इसके बाद अगर एस इंची क्षेत्रों की बात करें, एस इंची क्षेत्र, एस इंची क्षेत्रों में जो है यह कितने उत्पादन होता है, 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन होता है। देसी वैरायटी की अगर बात करें, यानी देसी किस्में कि देसी किस्मों का कितना उत्पादन होता है, तो ये कितना होता है, 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देसी किस्मों से भी उत्पादन हो जाता है। वहीं अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि गेहूं में जो है, गेहूं वो दाने और भूसे का अनुपात कितना होता है, तो गेहूं में जो है, गेहूं में दाने व भूसे का जो अनुपात होता है, गेहूं व भूसे का जो अनुपात होता है कितना होता है, 1:1.5 होता है। वहीं अगर गेहूं के हार्वेस्टिंग इंडेक्स की बात करें, हार्वेस्टिंग इंडेक्स, तो गेहूं का जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है कितना होता है, 40 से 45% होता है। कितना, 40 से 45% होता है। इसके बाद आती है इसमें वैरायटी, तो याद रखें कितना हार्वेस्टिंग इंडेक्स इसके 40 से 45, और दाने व भूसे का अनुपात 1:1.5। नेक्स्ट है इसके बाद आती है वैरायटी। वैरायटी पहली कौन सी, जो एक जीन वाली किस्में, कौन सी, एक जीन वाली किस्में, एक जीन वाली किस्में कौन सी है, एक जीन वाली किस्में, जिसमें पहली है कौन सी, सोनालिका। कौन सी है भाई, सोनालिका। सोनालिका जो है ये इसका कहाँ बनाई गई थी, ये किस संस्थान से निकाली गई है, पंतनगर से निकाली गई है। और ये कैसी किस्म है, एक अगेती किस्म है। कैसी किस्म है भाई, ये अगेती किस्म है। इसके बाद आती है एक लरमा, लरमा राजो 64, लरमा राजो 64। कौन सी, लरमा राजो 64। इसे जो है कहाँ से मंगाया गया था, जब हरित क्रांति के टाइम से पहले ये कहाँ से आई थी, मैक्सिको से। मैक्सिको से क्या की गई थी, आयात की गई थी। एक है सरबती, सरबती सोनारा, सरबती सोनेरा। कौन सी, सरबती सोनेरा। यह कैसी वैरायटी है, या म्यूटेंट वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी। कैसी वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी। इसके बाद अगर बात करें, और भी अन्य वैरायटी है, पर ये जो महत्वपूर्ण है वही हम बता रहे हैं। इसके बाद है द्विजीन वाली। कौन सी, इसमें द्विजीन वाली किस्म है। जो द्विजीन वाली की अगर किस्मों की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, कल्याण सोना। कौन सी, कल्याण सोना। कल्याण सोना जो है वो रस्ट के क्या है, प्रतिरोधी है। कल्याण सोना क्या है, रस्ट के प्रतिरोधी है। इसके बाद दूसरी है राजस्थान 1082, 1482। तो इसकी एक इसके प्रतिरोधी है, जो करनाल बंट रोग लगता है उसके प्रतिरोधी है। करनाल बंट के क्या है, ये प्रतिरोधी है। इसके बाद है एक वैरायटी है HD 2204। HD 2204 जो है, इसके दाने ऐसे हैं जैसे, इसके दाने जो है सरबती चावल जैसे हैं, सरबती चावल जैसे। कैसे हैं भाई, सरबती चावल जैसे हैं। किसके, किसके हैं, HD 2204 के। इसके बाद जो है अगली वैरायटी है 3 जीन वाली किस्में, 3 जीन वाली किस्में। तो 3 जीन वाली जो है किस्में कौन से, सबसे मेन है क्या, हीरा मोती। कौन सी है, हीरा मोती। दूसरी है लाल बादशाह, लाल बादशाह। दूसरी कौन सी वैरायटी है, लाल बादशाह। तीसरी कौन सी है, UP
368, यूपी 368। तो याद रखिएगा 3 जीन वाली कौन सी है, हीरा मोती लाल बादशाह यूपी 368। इसके बाद आती है जो अन्य किस्में भी हैं, अन्य किस्मों की बात करें, जो मेन किस्में है, वैसे तो बहुत सी किस्में इसकी, पर जो मेन है जो एग्जाम के रिलेटेड है, इसमें एक आती है C306, जिसे जो है क्या बोला जाता है, फार्मी गेहूं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फार्मी गेहूं भी कहा जाता है किसे, C306 को। इसके बाद आती है, बस इसमें यही याद रखिएगा, एक है सेलेजा। कौन सी, सेलेजा जो है यह टिटिकम ड्यूरम प्रजाति की क्या है, किस्म है। टिटिकम ड्यूरम की क्या है, यह किस्म है, जो अधिकतर कहाँ उगाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में उगाते हैं। नेक्स्ट है, अब बताते हैं इसके कीट। अब कौन से हैं कीट, इंसेक्ट। कीट में सबसे मेन जो कीट लगता है वो कौन है, दीमक। कौन सा है, दीमक। दीमक का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ओडेंटोडर्मिस ओबेसेंस। ओडेंटोडर्मिस ओबेसेंस, ठीक है। इसके बाद वहीं अगर ऑर्डर की बात करें, इसे किस गण के अंतर्गत आता है, तो यह किसके अंतर्गत आता है, आइसोपटेरा के अंतर्गत आता है। कौन से गण के अंतर्गत आता है, आइसोपटेरा के अंतर्गत आता है। और ये कब आक्रमण करता है, जब परिपक्व अवस्था आती है। परिपक्व अवस्था पर क्या करता है, ये आक्रमण करता है। किस अवस्था पर, परिपक्व अवस्था पर जो ये आक्रमण करता है। याद रखिएगा किस अवस्था पर करता है, परिपक्व अवस्था पर जो ये आक्रमण करता है। दूसरा कीट है गुजिया वीविल। जो 2020 में जो एग्जाम हुआ था उत्तराखंड सहायक कृषि अधिकारी का, उसमें क्या था, क्वेश्चन था कि गुजिया वीविल का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, टाइमिकस इंडिकस। टाइमिकस इंडिकस। और ऑर्डर की बात करें, याद रखें जितने भी वीविल और बीटिल आते हैं, किसका गण कौन सा होता है, कोलियोपटेरा होता है, कोलियोपटेरा। और ये कब आक्रमण करता है, ये याद रखिएगा, ये था इसका मेन क्वेश्चन आता है कि ये आक्रमण करता है, ये अंकुरण अवस्था पर जो है आक्रमण करता है। अंकुरण अवस्था पर क्या करता है, आक्रमण करता है। याद रखिए कब करता है, अंकुरण अवस्था पर जो है ये आक्रमण करता है। नेक्स्ट है आर्मी कटवर्म। कौन सा है, आर्मी कटवर्म। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है, माइथीमा सेपरेटा। माइथीमा सेपरेटा। वहीं अगर इसके कुल की बात करें, क्योंकि वर्म है तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, लेपिडोप्टेरा। ऑर्डर कौन सा, लेपिडोप्टेरा। ठीक है। याद रखिएगा कि जो आर्मी कट वर्म जो कीट है ये क्या करता है, रात में आक्रमण करता है। कब करता है, रात में आक्रमण करता है। याद रखिएगा कब आक्रमण करता है, रात में आक्रमण करता है। और तब ये जब इसका आक्रमण ज़्यादा रहता है तो ऐसा लगता है, जब ये किसी खेत में आक्रमण कर देता है तो वो खेत ऐसा लगता है जैसे कि पशुओं ने चर दिया हो। पशुओं ने क्या कर दिया हो, चर दिया हो।
यानी कि पशुओं ने जो उसे खा लिया हो, इतनी तेज़ी से ये क्या करता है, आक्रमण करता है। और ये जो है जैसे दिन के समय जो है खेत में की दरारों में ही छिपा रहता है और रात में क्या करता है, आक्रमण करता है। और ज़्यादातर किसे खाता है, ये पत्तियों को खाता है। किसे? पत्तियों को खाता है। तो याद रखिए किसे खाता है, ये पत्तियों को खाता है। इसके बाद है वहीं अगर अब है डिजीज यानी कि रोग। अब कौन सा है, रोग। रोग, डिजीज। डिजीज की बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण रोग लगता है वो रस्ट या जिसे क्या बोला जाता है, गेरुई। रस्ट या गेरुई। गेरुई जो है सबसे पहले, ये याद रखिएगा किसने बताया था इसके बारे में, केसी मेहता ने बताया। केसी मेहता ने किसके बारे में बताया था, रस्ट के बारे में बताया था। और इसी कारण जो है केसी मेहता को जो है फादर ऑफ रस्ट भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, फादर ऑफ रस्ट, केसी मेहता को। वहीं अगर इसकी बात करें तो रस्ट जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। रस्ट जो है कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो रस्ट गेहूं में होती है, किसके कारण होती है, कवक के कारण होती है। और उस कवक का क्या नाम है, पक्सीनिया। क्या नाम है, पक्सीनिया स्पीशीज। इसमें अगर बात करें तो ये गेहूं में जो है 3 प्रकार की लगती है, 3 अवस्थाओं में। एक होती है लीप स्पॉट। लीप स्पॉट, कौन सी, लीप स्पॉट। लीप स्पॉट की इसके बाद दूसरी कौन सी है, स्ट्रिप लीप स्पॉट रस्ट। दूसरी कौन सी है, स्ट्रिप रस्ट। वहीं अगर तीसरी बात करते हैं, तीसरी कौन सी है, स्टेम रस्ट। तीसरी कौन सी है, स्टेम रस्ट। अगर लीप स्पॉट की बात करें तो इसे जो है क्या बोला जाता है, ब्राउन स्पॉट, ब्राउन रस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्राउन रस्ट भी कहा जाता है। ये किसके कारण होती है, होती है पक्सीनिया रिकोन्डेटा। रिकोन्डेटा, ठीक है जी, पक्सीनिया रिकोन्डेटा। और ये जो है सबसे पहले दिखाई देने वाली रस्ट है, यानी गेरुई रोग सबसे पहले जो है दिखाई देती है, सबसे पहले दिखाई देती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ दिखाई देती है, कहाँ दिखाई देती है, पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसका प्रभाव कहाँ दिखाई देती है, पत्तियों पर जो है दिखाई देते हैं। पत्तियों पर जो पीले नारंगी रंग के क्या दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। पीले नारंगी रंग के क्या दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा कि लीप स्पॉट, इसे जो ब्राउन रस्ट भी कहते हैं, इसका किसके कारण होती है, पक्सीनिया रिकोन्डेटा है, सबसे पहले दिखाई देने वाली गेरुई रोग है, रस्ट है। और ये पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर कैसे धब्बे दिखाई देते हैं, पीले नारंगी धब्बे दिखाई देते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान भी जो है किसके कारण होता है, लीप स्पॉट के कारण ही होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान, ठीक है, याद रखिए सबसे ज़्यादा नुकसान किसके कारण होता है, लीप स्पॉट रस्ट के कारण ही होता है। लीप रस्ट भी वो कह सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रिप रस्ट। स्ट्रिप रस्ट को जो है क्या बोला जाता है, येलो रस्ट भी कहा जाता है। ठीक है जी, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, येलो रस्ट भी कहा जाता है। और इसका जो किस कवक के कारण फैलता है, ये फैलता है वैक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। स्ट्राइफॉर्मिस, ठीक है जी, याद रखेगा स्ट्राइफॉर्मिस। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इससे जो पत्तियों पर जो पीले रंग के जो है धब्बे बन जाते हैं। कैसे रंग के, पीले रंग के जो है धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में क्या हो जाते हैं, काले रंग के हो जाते हैं। और इसका प्रभाव जो है काले रंग होने से बालियों पर भी
पड़ता है। और ये कब आक्रमण होता है, इसका याद रखिएगा कि फरवरी में जो है इसका आक्रमण होता है। यानी इस रोग जो है कब दिखाई देता है, ये फरवरी माह में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है भाई, फरवरी माह में दिखाई देता है। इसके बाद है स्टेम रस्ट। स्टेम रस्ट को जो है क्या कहा जाता है, ब्लैक रस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक रस्ट। स्टेम रस्ट को क्या कहा जाता है, ब्लैक रस्ट कहा जाता है। इसकी अगर इसकी बात करें तो ये किसके कारण होता है, ये होता है पक्सीनिया ग्रैमिनिस पक्सीनिया ग्रैमिनिस स्पीसीज ट्रिटिसी। तो याद रखिएगा किसके कारण होती है ब्लैक रस्ट, पक्सीनिया ग्रैमिनिस स्पीसीज ट्रिटिसी। और इसके लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, तने पर दिखाई देते हैं। कहाँ, तने पर दिखाई देते हैं। ठीक है जी, कहाँ दिखाई देते हैं, तने पर दिखाई देते हैं। और इसका आक्रमण जो है इसी कारण जो है इसे क्या बोला जाता है, स्टेम रस्ट भी कहा जाता है। और ये इसका एक अन्य नाम भी है, इसे जो है किलर रस्ट के नाम से जो है फेमस है। किलर रस्ट के नाम से क्या है, ये प्रसिद्ध है। किसके नाम से, किलर रस्ट के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है। और इसका जो है आक्रमण कब होता है, जो गेहूं की जो अंतिम अवस्था है उसमें दिखाई देता है। अंतिम अवस्था पर जो है ये दिखाई देता है जब क्या होता है, तापमान ज़्यादा हो। तापमान क्या हो, ज़्यादा हो। तापमान क्या हो भाई, ज़्यादा हो, तो तब इसका आक्रमण जो है हमें पौधों पर दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए अधिकतर क्या प्रयोग किया जाता है, 2 किलोग्राम इन तीनों के ही क्या किया जाता है, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मैनकोजेब प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं भाई, मैनकोजेब जो है हम प्रयोग करते हैं। और पोटेशियम का प्रयोग, यानी पोटेशियम का क्या करते हैं, अधिक प्रयोग करते हैं अगर हमें इसका क्या करना है, तो इनका रस्ट का जो है नियंत्रण करना है। तो याद रखिए कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले किसने बताया था, डॉक्टर केसी मेहता ने बताया था। और केसी मेहता को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ रस्ट भी कहा जाता है। तो देख लीजिएगा इसे। वहीं अगर अगले रोग की बात करें, इसमें एक और महत्वपूर्ण रोग है, अगले रोग है अगले रोग की बात करें जिसमें है नंबर 2 पे लूज स्मट। इसकी बात करें लूज स्मट जो है ये किसके कारण होता है, ये भी कवक के द्वारा ही होता है। और उस कवक का क्या नाम है, अस्टिलेगोनुडा। क्या है उस कवक का क्या नाम है, अस्टिलेगोनुडा है। और ये जो है क्या है, इंटरनल सीड बोर्न डिजीज है। कैसा है, इंटरनल सीड बोर्न डिजीज है। यानी जो इसके जो कवक के जो माइसीलियम होते हैं वे बीज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी। और इसलिए जो इसका प्रभाव किस पर होता है, बालियों पर होता है। बालियों पर जो है दानों के स्थान पर जो है काला चूर्ण सा बन जाता है। क्या बन जाता है, काला चूर्ण सा बन जाता है। याद रखिएगा अस्टिलेगोनुडा है, इंटरनल सीड बोर्न डिजीज है। और इसका आक्रमण कहाँ होता है, बालियों पर होता है। बालियों में बीज की जगह या दानों के स्थान पर क्या रहता है, एक काला चूर्ण सा रहता है। वहीं अगर इसके नियंत्रण की बात करें, नियंत्रण इसका महत्वपूर्ण है, वहीं अगर इसके नियंत्रण की बात करें, नियंत्रण में सबसे पहला नियंत्रण जो है इसका कौन सा है, सोलर ट्रीटमेंट यानी कि वो सौर उपचार यानी कि सोलर ट्रीटमेंट।
ये जो किसने दिया था सबसे पहले जो ये उपचार, ये दिया था लूथर एंड सतर ने। इसने लूथर एंड सतर ने दिया था कब? 1934 में। याद रखिए कब दिया था? 1934 में। इन्होंने बताया था कि जो है इस रोग के नियंत्रण के लिए जो है बीजों को 52 डिग्री सेल्सियस, कितने? 52 डिग्री सेल्सियस पर जो है 11 मिनट तक, कितने मिनट तक? 11 मिनट तक। कितने मिनट तक? क्या है? 11 मिनट तक जो है उपचारित करते हैं। क्या करते हैं? 11 मिनट तक उपचारित करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 52 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा जो उपचार था वो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। कौन सा? हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें तो ये किसने दिया था? ये दिया था जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन ने। ठीक है जी। इसमें क्या करते हैं कि बीजों को जो 54 डिग्री सेल्सियस, कितने? 54 डिग्री सेल्सियस पर जो है 10 मिनट तक क्या करते हैं? गर्म पानी में, यानी गर्म पानी से क्या करते हैं? उपचारित करते हैं। किससे? गर्म पानी से उपचारित करते हैं। किससे करते हैं भाई? गर्म पानी से उपचारित करते हैं। जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। और 54 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक क्या करते हैं भाई? गर्म पानी से उपचारित करते हैं। तो ये था क्या? लूज स्मट। इसके बाद आता है नेक्स्ट है कर्नाल बंट। कौन सा रोग है? कर्नाल बंट भी जो है किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। उस कवक का क्या नाम है? टिलेटिया इंडिका। किस कवक के कारण होता है? टिलेटिया इंडिका कवक के द्वारा जो है ये रोग होता है। और ये कैसा रोग है? और एक और भी है, ये 2 कवक होते हैं, एक तो टिलेटिया इंडिका, एक होता है नेवोसिया इंडिका। याद रखिएगा 2 कवक है, एक टिलेटिया इंडिका, एक नेवोसिया इंडिका। और ये कैसा है? एक सीड बोर्न डिजीज है। कैसा है भाई? सीड बोर्न डिजीज है। याद रखिएगा कैसा है? सीड बोर्न डिजीज है। और ये जो है वायु के द्वारा भी फैलता है। किसके द्वारा फैलता है भाई? वायु द्वारा भी ये फैलता है। सबसे पहले जो है इसके बारे में जो किसने बताया था? ये सबसे पहले ये कहाँ बताया गया? ये हुआ था कहाँ? करनाल में पाए जाने के कारण ये जो इसे करनाल बंट भी कहा गया। कब दिखाई दिया गया था ये? 1930 में। किसने पता लगाया इसका? मित्रा ने। किसने? मित्रा ने जो है इसके बारे में पता लगाया। इसमें क्या होता है? ये किसे प्रभावित करता है भाई? ये बालियों को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? बालियों को प्रभावित करता है। किसे करता है? बालियों को जो है प्रभावित करता है, जिससे जो है दाने सड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? दाने सड़ जाते हैं। और दाने क्या हो जाते हैं? दाने सड़ जाते हैं। और दानों के सड़ने के कारण जो है इससे मछली, यानी जब मछली कहीं मर जाती है, मछली जैसी क्या आती है? गंध आती है। क्या आती है? मछली जैसी गंध आती है। क्या आती है भाई? मछली जैसी गंध इसमें आती है। क्या आती है? मछली जैसी जो है गंध इस रोग के कारण आती है। तो याद रखिएगा किसके कारण होता है? टिलेटिया इंडिका कवक के द्वारा। इसका जो है नाम क्या है? नेवोसिया इंडिका है। इसे जो है सीड बोर्न डिजीज भी कहा जाता है। और ये वायु के द्वारा भी जो है फैलता है। इसे जो है किसने सबसे पहले ये कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था। कब? 1930 में। पता किसने लगाया था? मित्रा ने पता लगाया था। ये किसे प्रभावित करता है? बालियों को प्रभावित करता है, जिससे दाने जो है सड़ जाते हैं। और दानों से एक ऐसी गंध आती है? मछली जैसी गंध आती है। क्या आती है भाई? मछली जैसी गंध आती है। और इसी कारण जो है इसे कैंसर रोग भी, गेहूं का कैंसर रोग भी कहा जाता है। गेहूं का कैंसर रोग कहा जाता है।
ठीक है जी। क्या कहा जाता है? गेहूं का कैंसर रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेहूं का कैंसर रोग भी कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट है नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई ईयर कोकल। ईयर कोकल ईयर कोकल डिजीज। ईयर कोकल डिजीज, ठीक है जी। ईयर कोकल डिजीज ये किसके द्वारा होता है? ये याद रखिएगा, ये नेमेटोड के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नेमेटोड के द्वारा। नेमेटोड के द्वारा जो है ये होता है। किसके द्वारा होता है भाई? नेमेटोड के द्वारा होता है, ठीक है जी। और इस नेमेटोड का क्या नाम है? उसका नाम है एगुनिया इंडिका, नहीं TTC, हाँ TTC, ठीक है जी। और ये विश्व में पहला खोजा गया क्या था? परजीवी नेमेटोड था। ये क्या था? पहला परजीवी नेमेटोड था। क्या था? नेमेटोड था। क्या था भाई? नेमेटोड था, जिसे जो है किसने खोज करी थी? इसकी निधम ने। किसने करी थी? निधम ने जो है इसकी खोज करी थी। और ये इसका आक्रमण कब होता है ईयर कोकल का? वो जो है नर्सरी अवस्था में होता है। कब होता है भाई? नर्सरी अवस्था में जो है ये आक्रमण करता है। कौन? ईयर कोकल, जिससे जो है पत्तियां जो है सिकुड़ जाती है और पौधा जो है झाड़ी के आकार का हो जाता है और पौधा भी छोटा रह जाता है, ठीक है जी। तो ईयर कोकल किसके द्वारा होता है? नेमेटोड के द्वारा होता है। तो ये थी हमारी गेहूं की फसल। तो आई होप कि आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद। कल हम करेंगे धान की फसल। धन्यवाद।